सफेद साड़ी में सरस्वती जी अपनी बेटी प्रिया को घर के अंदर लाती हैं। आंसुओं के सैलाब के साथ प्रिया को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और छोटी बहन पूजा को आरती की थाली लाने के लिए कहा। पूजा बेटा, आरती की थाली ले आओ, घर की लक्ष्मी वापस आई है। घर के सभी मेहमान प्रिया के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। सरस्वती जी ने प्रिया की आरती उतारी और घर के अंदर ले आई। सरस्वती जी ने प्रिया की सफेद साड़ी उतारकर फेंक दी और उसे रंगीन सूट पहना दिया। उन्होंने प्रिया को सुलाने की कोशिश की, पर प्रिया की आंखों में नींद ही नहीं थी। उसकी आंखों के सामने से यह भयानक मंजर जा ही नहीं रहा था। उसके कानों को सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, और वह शब्द था मनहूस कुलक्ष्मी। मेहमानों के बीच का कानाफूसी शुरू हो गई थी। सरस्वती जी खुद को अपराधी की तरह खड़ा देख रही थी। आज प्रिया की शादी है। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। दोनों बहनें बार बार कपड़े बदलकर शादी को पूरी तरह एंजॉय कर रही थीं। सुबह सुबह प्रिया के ससुराल से अर्जुन के चचेरे भाई रोहन आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। प्रिया के पिता ने गेट खोलकर देखा तो उन्होंने सरस्वती जी को आवाज लगाते हुए कहा, सरस्वती देखो, प्रिया के ससुराल से आए हैं, कुछ सामान लेकर जल्दी आओ। सरस्वती जी भागकर दरवाजे पर आती हैं और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती हैं। नहीं नहीं आंटी, अंदर मत बुलाएं। समय बिल्कुल भी नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। मैं यह लहंगा लेकर आया था। चाची जी ने कहा है कि विदाई इसी में होगी। ये लहंगा आप ले लीजिए और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। ऐसा बोलकर रोहन चला गया। सरस्वती जी लहंगे का जोड़ा प्रिया को दिखाने के लिए गई और उसे दिखाते दिखाते बोली, प्रिया बेटा चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। जी माँ, कहते हुए प्रिया थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ गई। समय बहुत तेजी से भाग रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, गाड़ियां आ गई हैं, गेस्ट हाउस चलने की तैयारी करो। हम सभी लोग गेस्ट हाउस पहुंच गए। शाम को मैं तैयार होने के लिए गेस्ट हाउस से पार्लर चली गई। मैं पार्लर से तैयार होकर गेस्ट हाउस आ गई। तब तक मेरी दोनों बहनें और माँ भी तैयार हो चुकी थीं। लगभग 1 घंटे के बाद बारात आ गई। सभी लड़कियां बारात देखने के लिए बाहर चली गईं। प्रिया की सहेली बारात देखकर आती है और कहती है, प्रिया, दूल्हा तो बहुत सुंदर है। प्रिया को अपनी किस्मत पर आज बहुत ही नाज हो रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन की माँ की आवाज हॉल में सुनाई पड़ती है, जल्दी कीजिए, आप लोग जयमाल की रस्म शुरू करवाइए। विदाई का शुभ मुहूर्त 5 बजे तक का है, उससे 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। सभी लोग प्रिया की सास को मालकिन कहकर बुलाते थे। सीधे पल्ले की साड़ी हाथ भरकर, चूड़ियां, गोरा रंग रोबदार। आवाज पूरे के पूरे मालकिन जैसे तेवर थे। पूरा माहौल बहुत ही खुशनुमा था। इसी बीच जयमाला शुरू हो जाता है और जयमाला का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त पर हो जाता है। कुछ देर बाद माँ पीली साड़ी लेकर आती हैं और उसे प्रिया को पहनने के लिए देती हैं। प्रिया बेटी, जल्दी कपड़े बदल करके आओ, तुम्हारी सास का हुक्म है। उनका कहना है सब कुछ शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही होना चाहिए। प्रिया तैयार हो जाती है। उसकी माँ उसे मंडप में लेकर आती है। शादी की रस्में चल ही रही थीं कि तभी अर्जुन माँ की बुलंद आवाज सुनाई दी, पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। थोड़े समय बाद ही सही समय पर शादी संपन्न हो गई। ठीक 5 बजे प्रिया की विदाई हो गई। प्रिया की सास ने प्रिया के पापा से कहा, भाई साहब उदास मत होइए, जब भी आपको प्रिया की याद आए आप उससे मिलने आ जाइएगा। जैसे सिमरन मेरी बेटी है, वैसे ही प्रिया भी अब मेरी बेटी है। आप चौथी की तारीख निकालकर हमें बता दीजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए। घर के सभी लोगों को प्रिया के जाने का दुख तो बहुत था, लेकिन इस बात की उन्हें खुशी भी थी कि प्रिया को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। ससुराल लोकल होने के कारण वह लोग 1 घंटे में पहुंच गए। बहू के स्वागत के लिए पहले से ही वहां पर बाजे बज रहे थे। मोहल्ले की सारी औरतें बहू को देखने की कोशिश कर रही थीं। अर्जुन की दादी ने प्रिया की आरती उतारी और उसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर का नजारा देखने लायक था। प्रिया को जमीन पर पैर नहीं रखने दिए गए। बाहर से कमरे तक पूरे रास्ते में फूल ही फूल थे। उन्हीं फूलों पर पैर रखकर प्रिया कमरे तक पहुंची। अपने कमरे की सजावट देखकर प्रिया हैरान रह गई। प्रिया यह सब देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद प्रिया की सास कमरे में आई और बोली, प्रिया बहू, अब यह घर तुम्हारा है और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, तुम नहाकर आराम कर लो। थोड़ी देर, फिर दोपहर में कुछ रस्में शुरू हो जाएंगी। तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिलेगा।
और फिर कल रात को रिसेप्शन भी है। तुम्हारा लहंगा सिलक आ गया है। अभी अर्जुन तुमको रिसेप्शन में पहनने वाला लहंगा दे जाएगा। तब तक मैं चाय भिजवाती हूँ। थोड़ी देर बाद अर्जुन लहंगा और चाय लेकर खुद आते हैं। दोनों साथ मिलकर चाय पीते हैं। अर्जुन कहते हैं कि प्रिया, फोन तुम्हारे कमरे में लगा है, तुम अपने घर फोन कर लेना। मैं चलता हूं, काम बहुत ज्यादा है। सभी रिश्तेदारों के खाने पीने की व्यवस्था करवानी है और कल शाम की पार्टी की भी तैयारी देखनी है। अच्छा, रात में मिलते हैं। प्रिया फोन लगाकर माँ से बात करती है और ससुराल की सारी कहानी अपनी माँ को सुनाती है। अपनी बेटी की खुशियों को देखकर माँ के आंख से आंसू निकल आते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं। प्रिया नहाकर लौटी तो नाश्ता लेकर उसकी ननद सिमरन कमरे में बैठी होती है। भाभी, नाश्ता करके आप आराम कर लीजिए और दोपहर तक तैयार हो जाइएगा। साड़ी कौन सी पहननी है माँ? बताएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे भी अपने कपड़े तैयार करने हैं। भैया को भेज दूं क्या? मुझे चिढ़ाते हुए सिमरन बाहर की तरफ निकल जाती है। मालकिन, ये सामान कहाँ है? मालकिन, वो सामान कहाँ है? की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। इस हिसाब से समझ में आ रहा था कि माँ ने पूरे घर की बागडोर कितनी अच्छी तरह संभाल रखी है। दोपहर से रस्में शुरू हो जाती हैं। जैसे ही रस्म समाप्त होती है, प्रिया के लिए सिमरन खाना लेकर आती है और कहती है, भाभी, खाना खाकर आराम कर लेना। माँ ने कहा है कि शाम को मुंह दिखाई की रस्म है। प्रिया खाना खाकर थोड़ी देर के लिए सो जाती है। इधर मालकिन की आवाज शाम को बंगले में फिर से गूंजती है। रोहन, अभी तक मीना क्यों नहीं आई? इतने लोगों का खाना बनाने में रात हो जाएगी। अर्जुन, मीना को बुलाने के लिए किसी को भेजो और जब तक मीना नहीं आ जाती तब तक बड़ा वाला चूल्हा लॉन में लगे टेंट में लगाने की तैयारी करो। मालकिन चूल्हा लॉन में लगाने के लिए इसीलिए कहती हैं क्योंकि नॉनवेज वही बनता है। प्रिया के ससुराल में शादी के दूसरे दिन मछली का बनना शुभ माना जाता है। मीना घर में खाना बनाने का काम करती है। घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन खाना बनाना मीना का काम है। सासू माँ बड़बड़ाते हुए आती हैं और कहती हैं कि मीना तो समय से आ जाती है, पर ना जाने आज क्या बात हो गई है। मैं मीना के अलावा किसी को भी किचन में नहीं जाने देती। मेरा किचन मीना के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। और हाँ, ये कपड़े पकड़ो। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म है। सब लोग आने शुरू हो जाएंगे। तुम तैयार हो जाओ। मैं सिमरन को भेजती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो सिमरन से कहलवाना। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, मालकिन, मछली आ गई है। आगे क्या करना है? मालकिन, हाँ हाँ, चलो चलो, मैं आ रही हूँ। मीना आई नहीं है। अभी तक उसके बिना तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। अर्जुन ने कहा, आ रही होगी, रोहन लेने गया है उसे। तब तक मेहमानों के चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। सिमरन कहती है, माँ, ढोलक कहाँ रखी है? सुनीता काकी मांग रही हैं। दूसरी मंजिल पर पहले कमरे में है। जाओ, किसी को भेजकर मंगा लो। सुनीता काकी बोली, शगुन का रुपया रखो और ढोलक को सिंदूर लगाओ। गाना शुरू किया जाए। हाँ हाँ दीदी, अभी आई। सुनीता काकी मालकिन की जेठानी थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे मालकिन की आवाज बुलंद होती जा रही थी। अर्जुन, सिमरन को बोलो कि प्रिया तैयार हो गई हो तो उसे नीचे ले आए। माँ, कहते ही अर्जुन प्रिया के कमरे की तरफ चल पड़ता है। इतने में मीना आ जाती है। मालकिन मीना को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। यह क्या है? मीना, तुम्हें पता है ना, शादी ब्याह का घर है और तुम गायब हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम परिवार सहित यहीं रहो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। तुम्हारी बेटी कहाँ है? उसे क्यों नहीं लाई? मालकिन, उसे बहुत तेज बुखार है और बेटे को बिटिया के पास छोड़ आई हूं। यह सुनकर मालकिन थोड़ा नॉर्मल हो गई और बोली, अच्छा, तुमने बताया क्यों नहीं? चलो ठीक है, किसी को भेजकर तुम्हारे बच्चे को बुला लेती हूँ। अब तुम जाओ, खाना बनाने की तैयारी करो। और हाँ, पहले खाना बनाने की तैयारी करो, फिर आकर बहू को देख लो। मैं तुम्हारी मदद खुद करूंगी। हॉल में ढोलक की थाप की आवाज गूंजने लगी। सिमरन प्रिया के कमरे की तरफ तेज कदमों से पहुंची। भाभी, चलिए, माँ नीचे बुला रही हैं। सिमरन प्रिया को लेकर नीचे आने लगी। प्रिया को देखते ही सभी औरत की आंखें खुली रह गईं। थोड़ी देर के लिए सुनीता काकी के हाथ रुक गए। सन्नाटा छा गया। प्रिया लहंगा और श्रृंगार में अप्सरा लग रही थी। अर्जुन ने तिरछी निगाहों से प्रिया को देखा और मुस्कुराया। प्रिया भी हल्का सा मुस्कुराई। मालकिन ने आधे रास्ते से पलटकर प्रिया का हाथ पकड़ लिया और नीचे तक ले आई।
मालकिन ने प्रिया की उंगली में अंगूठी पहनाकर मुंह दिखाई की रस्म की शुरुआत की। दादी ने सोने की चैन पहनाकर कुल की लक्ष्मी के खिताब से नवाजा। मालकिन बोली, सुनीता दीदी, आगे आप संभालिए। मैं खाने का इंतजाम देखती हूँ, और सिमरन तुम भाभी के साथ रहना। कहते हुए मालकिन लॉन में लगे हुए टेंट की तरफ लंबे लंबे कदमों से जाने लगी। मीना कहती है, खाने की तैयारी हो गई है? मालकिन बस आटा गूंथ रहा है, मैं अभी रोटियां बनाना शुरू करती हूँ। हाँ, ठीक है, पहले जाओ बहू को दिखाओ, तब तक बाकी काम दूसरे नौकर संभाल लेंगे। रोहन, लड्डू के डिब्बे ले आओ, मेहमान के जाते समय दादी अपने हाथों से सबको देंगी। जी, चाची जी कहते हुए रोहन लड्डू के पैकेट लेने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाता है। गाने बजाने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। मालकिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी मीना कहती है, मालकिन खाना बन गया है? ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है आप बता देना, गर्मा गर्म रोटियां बनाना शुरू कर देंगे। ढोलक की थाप पर सिमरन और उसकी सहेलियों का नाचना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद प्रोग्राम खत्म होता है। सभी लोग प्रिया को आशीर्वाद देते हैं। दादी अपने हाथों से लड्डू के डब्बे आने वाली महिलाओं को देती जा रही थी। सबके जाने के बाद माँ मीना से कहती हैं कि रोटियां बनाना शुरू करो, और सिमरन, तुम भाभी को जाकर कमरे में खाना दे आओ। ठीक है माँ, कहकर सिमरन प्रिया को कमरे में ले जाती है। इधर मीना रोटियां बनाने लगती हैं। अर्जुन और रोहन सबको खाना खिलाने का इंतजाम करने लगे। मालकिन कहती हैं, अर्जुन छोड़ो, सबके पास जाकर बैठो। इधर आओ, सारे नौकर मर गए हैं। क्या तुम राम प्रसाद जी के पास जाकर बैठो? वह रुकेंगे नहीं, अभी अपने घर जाएंगे। मालकिन मीना के पास आकर कहती हैं, तुम अपने घर के लिए खाना निकाल दो, मैं किसी से भिजवा देती हूँ और तुम्हारी बेटी को बुला लेती हूँ। अब तुम सुबह जाना, रात बहुत हो गई है। अर्जुन जाकर एक किनारे बैठे रामप्रसाद जी के पास आकर बैठ जाता है। सिमरन प्रिया से कहती है, भाभी, आप कपड़े बाद में बदलिए। चलिए, छत पर आपको घर की सजावट और लाइटिंग दिखाती हूँ। छत से तो और सुंदर दिखता है, अगर लाइटिंग देखेंगे तो देखती रह जाएंगी। प्रिया सिमरन के साथ छत पर चली जाती है। छत से लॉन साफ दिखाई दे रहा था। सजावट देखकर प्रिया के मुंह से वाह निकल जाता है। सिमरन कहती है, मेरा लॉन बहुत बड़ा है, माँ और भैया सुबह लॉन में ही चाय पीते हैं। प्रिया की निगाहें अर्जुन को ढूंढने में लग जाती हैं। अर्जुन बैठकर किसी से बात कर रहा था। मालकिन के माथे पर बल था कि किसी की खातिरदारी में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए कभी इधर कभी उधर चक्कर काट रही थी। मालकिन नौकरों से कहती हैं कि खाना परोस शुरू करो। मीना, जितनी रोटियां बन गई हैं उतनी भिजवा। और हाँ, तुमने खाना टिफिन में भर दिया कि नहीं? मालकिन, याद नहीं रहा। जल्दी करो, फिर सबको खाना खाने के लिए बुलाने चली जाती है। इधर मीना खाना टिफिन में भरना शुरू करती है। तभी मीना की साड़ी का आंचल चूल्हे से निकलती हुई लौ से आग पकड़ लेता है। मालकिन जोर से चिल्लाती है, मीना, तुम्हारी साड़ी जल रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतनी देर में रोहन और अर्जुन बहुत तेजी से उठकर भागते हैं। साड़ी की जलन मीना को महसूस होने लगती है। वह अपने आप को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगती है। अर्जुन तेजी से लपककर मीना की साड़ी खींचकर फेंकता है। साड़ी टेंट से चिपककर गिरती है और टेंट में आग पकड़ लेती है। आग की लपट से टेंट में लगी हुई झालरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बंगले में अंधेरा हो जाता है। सिमरन प्रिया को छत पर छोड़कर दौड़ती हुई लॉन में आ जाती है। ये नजारा देखकर प्रिया के माथे पर सिलवट पड़ जाती है। किसी तरह अंधेरे में टटोलते हुए छत से नीचे आने की कोशिश करती है। टेंट में आग पकड़ते ही लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। अर्जुन अपनी माँ की तरफ भागता है। उसे अपनी माँ के साथ किसी अनहोनी की आशंका होती है। तभी किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है और वह सर के बल गिर जाता है। दर्द से उसकी चीख निकलती है और माँ कहकर पुकारता है। जलते हुए टेंट की रोशनी में अर्जुन गिरते हुए दिखाई देता है। माँ अर्जुन की तरफ भागती है और बाकी लोग आग बुझाने में लगे होते हैं। अचानक अर्जुन की दिमाग की नसें सुन्न पड़ जाती हैं। हाथ पैर टाइट होकर अकड़ने लगते हैं। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। माँ जोरों से चिल्लाती है, रोहन, जल्दी आओ। अर्जुन को मिर्गी का दौरा फिर से पड़ गया। जब तक कुछ समझ पाते सब खत्म हो चुका था। मालकिन डॉक्टर डॉक्टर कहकर अपना सिर पीटती रहती है। अर्जुन के सिर में गहरी चोट की वजह से खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अर्जुन को मृत घोषित कर देते हैं।
चारों तरफ सन्नाटा और खामोशी ही खामोशी फैल जाती है। बोलने को कुछ नहीं बचा था। प्रिया यह नजारा देखकर निस्तब्ध रह गई। ऐसा लगता था कि प्रिया की आत्मा बाहर निकल गई हो। केवल शरीर का ढांचा खड़ा है। पेड़ का तना हरा भरा दिख तो रहा है, मगर जड़ अंदर से खोखली हो गई है। इधर प्रिया के मायके में फोन की घंटी बजती है। प्रिया के पापा कहते हैं, देखो किसका फोन है माँ। बड़बड़ाते हुए कहती हैं, इतनी रात में किसका फोन हो सकता है? सुबह खरीदारी करने जाना है, रिसेप्शन में भी जाना है, मेहमानों का खाना पीना भी देखना है। ऊपर से इतनी रात में किसका फोन हो सकता है? नींद खराब करके रख दिया। रिसीवर उठाकर हेलो कहती हैं। उधर से कुछ आवाज आती है, जिसको सुनकर प्रिया की माँ रिसीवर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती हैं और मुंह से निकलता है, यह क्या हुआ? अभी कल ही तो विदाई हुई थी। प्रिया इतनी बदनसीब कैसे हो सकती है? बहुत देर तक कमरे में ना लौटने पर प्रिया के पिताजी बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं किसका फोन है। लगभग 1 घंटे बाद प्रिया की माँ और पापा प्रिया के ससुराल पहुंच जाते हैं। प्रिया अभी भी जड़ सी खड़ी थी। उसके ऊपर रोने की आवाजों का कोई असर नहीं हो रहा था। प्रिया की माँ को देखकर भीड़ में कानाफूसी की आवाजें आने लगती हैं। न जाने कैसी मनहूस कुलक्ष्मी बेटी जनी है, दोनों घर उजाड़ करके रख दिया, अपना सुहाग मारक खा गई। रामप्रसाद जी अपनी निगाहें नीचे करके बर्बादी का नजारा देख रहे थे। निगाह नीचे करने की वजह थी क्योंकि शादी के लिए रामप्रसाद जी ने 6 महीने से पीछे पड़े हुए थे। मैं यह कहकर टाल देती थी कि वह अभी पढ़ रही है, लेकिन रामप्रसाद जी बार बार यही कहते कि आप शादी कर लीजिए, बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अर्जुन की माँ अर्जुन को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। उन्हें पता था कि अर्जुन को कभी भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। सुबह का सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था। अर्जुन की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू होने लगी। माँ और दादी का हाल बहुत बुरा था। प्रिया को अर्जुन का चेहरा आखिरी बार दिखाया जाता है। उसके बाद अर्जुन को श्मशान घाट लेकर चले जाते हैं। सिमरन प्रिया को कमरे में लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद सुनीता काकी की रिया चढ़ जाती हैं और वह अपना आपा पूर्णतया खो देती हैं। जोर से चिल्लाती हैं, कहाँ है ये प्रिया? लेकर आओ उसे मेरे पास। सिमरन, प्रिया को ले आओ। सुनाई नहीं देता क्या? दादी कहती हैं। सिमरन, प्रिया को नीचे ले आओ। ये सब किस्मत का लेखा जोखा है, हम और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। सिमरन बेमन से जाकर प्रिया को ले आती है। प्रिया अभी भी भूत की तरह खड़ी है, मानो प्रिया का दिमाग सुन्न हो गया हो। कुछ औरतें उसको पकड़कर लकड़ी के पट्टे पर बिठा देती हैं। लाल लहंगा पहने हुए प्रिया के ऊपर बाल्टी से पानी डाला जाता है। फिर प्रिया की चूड़ियां तोड़ दी जाती हैं। लाल चूड़ियों से भरी कलाइयां पल भर में सुनी हो जाती हैं। प्रिया की मांग का सिंदूर पानी के साथ बह जाता है। पीले रंग का सिंदूर जो प्रिया की मांग में सूरज की लालिमा की तरह चमक रहा था, चंद्रमा की रोशनी की तरह दूधिया हो जाता है। माथे की बिंदी उतार दी जाती है। प्रिया के चेहरे की रंगत अचानक से फीकी पड़ जाती है। लाल साड़ी और गहने उतारकर सफेद साड़ी पहना दी जाती है। प्रिया की मां के लिए यह सब देखना बहुत ही दुखदाई था, लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य का लेखा टाला नहीं जा सकता। औरतें फिर फुसफुसाना शुरू कर देती हैं कि कल ही शादी हुई, आज ही विधवा हो गई। कुलक्ष्मी, नहीं तो क्या है? प्रिया की मां मालकिन से कहती है, अब इजाजत दीजिए, मैं प्रिया को अपने साथ ले जा रही हूं। सुनीता काकी गरजते हुए कहती हैं, हाँ हाँ, ले जाओ। ऐसी औरत की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। इसके घर में पैर रखते ही आज खुशियां मातम में बदल गईं। आज अपने पति को खा गई, कल ना जाने क्या करेगी। प्रिया की मां का सब्र टूट जाता है। वह प्रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने साथ लेकर चली जाती है। इस हादसे ने प्रिया को अंदर से खोखला कर दिया। उसको एक रात में लक्ष्मी से कुलक्ष्मी बना दिया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।